पूरे देश में हुआ। और कहते हैं लोकतंत्र का पर्व बिगुल तो चुनाव आयोग ने बजाया था, अब चुनाव की शहनाई बजनी शुरू हो गई। तो आज जो चौथा चार बिहार में जो चार क्षेत्रों में चुनाव हुआ, हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके अलावा क्या होगा बिहार में, किस तरह का माहौल है, क्या अंडर करंट है, किस तरह से मुकाबला हो रहा है तेजस्वी यादव का सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और महागठबंधन की क्या स्थिति है, क्या 40 में 40 सीट आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिहार में और लगाई तो देश में 400 का नारा लगा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस पर आज हम बात करेंगे और शुरू करेंगे कि ये चुनाव जो हो रहा है आज 102 सीटों पर, जिसमें बहुत सारे लोग दिग्गज के दांव लगे हुए हैं, और 102 में 48 सीटों पर सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो हम पहले शुरू करते हैं, अंबिकानंद सहाय जी से बात करते हैं कि ये क्या समझ रहे हैं बिहार के इस चुनाव को। फिर हम बताएंगे कि हमारे रिपोर्टरों ने क्या बताया है, किस तरह से लगता है कि वो कुछ उनका प्रॉब्लम हुआ है, तो ठीक आ जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे, तो शुरू करते हैं हम। अंबिकानंद सहाय जी जब आ जाएंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे। तो हम फैजान हम शुरुआत करते हैं फैजान साहब से। फैजान साहब, क्या लग रहा है इस आगे सर आप बताएं कि क्या लगता है ये बिहार में जो चुनाव का माहौल बना हुआ है। देश की बात तो अलग है, हम बिहार पर कंसंट्रेट करते हैं, तो बिहार में क्या लगता है आपको? दीपक जी, मुझे तो लगता है कि चुनाव का माहौल बना ही नहीं है। आज 4 लोकसभा क्षेत्रों में आज चुनाव हुआ, आज वोटिंग हुई, और आधे से ज्यादा वोटर घर से बाहर नहीं निकले। यानी आज आधे से ज्यादा वोटरों ने वोट नहीं दिया है। अगर 48% का एवरेज आ रहा है तो इसका मतलब कि 52% ने वोट नहीं दिया है। ये बहुत ही निराशाजनक बात है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये। क्योंकि अगर जनता वोट देने के लिए, वोटर वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलेगा तो फिर वो कैसे वो ये उम्मीद रखे कि फिर हमारा एक अच्छा प्रतिनिधि चुन के आएगा। वो उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इलेक्शन इसमें देखिए कई बातें उसमें जाहिर होती हैं। एक तो ये कि लगता है कि जैसे चुनाव में वोटरों का रुझान या अभिरुचि या इंटरेस्ट कहें, वो कम होता जा रहा है, और उसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग हैं। हमारे की जो पार्टियां हैं और उनके राजनेता हैं, शायद वही लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं कि आखिर इतनी वोटिंग कम क्यों हो रही है। और मुझे लगता है कि सबसे कम वोटिंग का परसेंटेज शायद बिहार ही में होगा। आज जहां भी आज 102 जगह जहां भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे कम वोटिंग, और खास तौर से देखिए नवादा में 42%, 41.5% ही वोटिंग हुई है। सबसे अधिक कह रहे हैं कि गया में तो 52%। 52% भी अगर वोटिंग हुई है तो ये अधिक कहाँ, या इसमें कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई। यहाँ तक कि पिछला 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उससे भी कम वोटिंग इस बार हुई है। आप इसमें मौसम को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, मौसम इधर कुछ दिनों से बहुत सख्त है और लू चल रही है, गर्मी, लेकिन फिर भी हमने पहले भी देखा, और अब मैंने कम से कम पिछले 30 सालों में जो इलेक्शन कवर किए हैं तो भयानक गर्मी में भी वोट पड़ते हुए हमने देखे हैं, और लंबी लंबी लाइनें भी देखी हैं। लेकिन अब लगता है कि जैसे कुछ इंटरेस्ट कम हो रहा है, या उनके सामने जो पार्टियां हैं उनको वो पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके सामने जो पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं शायद उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इस पर एक अलग से समीक्षा करने की जरूरत होगी, और मुझे लगता है कि अभी जो 6 चुनाव भी, 6 मरहले का चुनाव भी बाकी है। अभी देखिए आगे क्या होता है।
अब हम आते हैं अंबिकानंद साहा जी के। सर, जब आप लोग चुनाव कवर करते थे और अभी जो माहौल है चुनाव का बिहार में या देश में, जिस तरह के मुद्दे हैं, जिस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, क्या लगता है बिहार में? आपने तो बहुत कवर किया है और उस समय हम लोग नए थे। लगता है उनके कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम, वो कुछ चीज दब जा रही। तो मैं नवेंद्र जी आपसे बात करना चाहूंगा। नवेंद्र जी बताइए, जी जो फैजान साहब ने कहा, जैसे औरंगाबाद में 50% वोट हुआ, जमुई में 47% वोट हुआ, 5 बजे का आंकड़ा है, नवादा में 42% वोट हुआ और गया में 52% वोट हुआ। ये वोट जी शहरी इलाकों के जो वोटर है वो नहीं निकले, क्योंकि हमने जो भी रिपोर्टर से बात की उनका ये कहना था कि शहरी क्षेत्र के लोग निराश दिखे। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, सबसे सही कहा, सबसे कम मतदान जो है आज जो पहले चरण का मतदान देश भर में हुआ है, तो उसमें जो फिगर आ रही है पूरा निकल के, तो सबसे कम मतदान बिहार में हुआ है। 4 सीटों पर जो वोटिंग हुई उसमें सबसे कम है। और सबसे जो बेहतर अगर कहें कि मतदान है तो वो पश्चिम बंगाल ने दिया है। तो पश्चिम बंगाल ने लगभग 78% मतदान किया है, 77.57। जबकि बिहार का जो पूरा औसत मतदान है तो 5 बजे का, और जो 5 बजे तक मुझे जो जानकारी मिली उसके बाद का आंकड़ा कुछ बढ़ा होगा, तो 46.32%। तो ये स्थिति जो है, तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि मतदान जो आज हुआ है पहले चरण का, तो उसमें बिल्कुल जो है मतदाता उदासीन थे। जो राजनीतिक हालात हैं या जो राजनीतिक परिदृश्य है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, उससे बल्कि ये अलग अलग भूगोल में अलग अलग ढंग से चीजें देखने में आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में तो बहुत बेहतर हुआ है, तो और ये बिहार में कम हुआ है। तो बिहार में देखिए 4 सीटें थी और चारों सीटों को जरा सा देखिए। एक मौसम के मिजाज का मामला है, गया में गर्मी थी, नवादा, गया, औरंगाबाद, ये सब एक दूसरे से सटे हुए, और जमुई का इलाका भी जो है ये सब वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो गर्मी आज थी, उस कारण से लोग कम निकले। लेकिन एक बात है, बिहार की बात करें तो कि मुकाबला देखिए, यहाँ पर ये चारों सीटें जो थी वो एनडीए की सीट है, और एनडीए की सीटों पर जो मान के चला जाता रहा है अभी तक ट्रेंड, कि मोदी के वोटर जो है वो झाड़ के निकलते हैं और पूरा जम के वोट देते हैं। तो ये एनडीए की सीटें थी, अगर यहाँ वोट औसत मतदान प्रतिशत कम हुआ तो ये तो कहीं ना कहीं जा करके ये जुड़ता है फिर मोदी के ग्राफ से, कि क्या मोदी जो इस चुनाव में, पूरे देश के चुनाव में मोदी ही तस्वीर है, मोदी ही चेहरा है, तो मोदी फैक्टर है, कि और कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, आएगा तो मैं तो मोदी। तो ये आएगा तो मोदी ही के बल पर चुनाव जो लड़ा जा रहा है। तो बिहार में पहले चरण के चुनाव में अगर 46.32% वोट पड़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि मोदी के वोटरों का ये ट्रेंड नहीं है, और उस लिहाज से ये एक विचारणीय विषय है। वैसे गया से मेरी बात हो रही थी, तो गया में जो मतदाता जो बूथ पर लगे हुए थे लाइन में, तो उन मतदाताओं में ये जान लीजिए कि शहरी क्षेत्रों में भी ओबीसी मतदाताओं की भूमिका काफी देखी गई। और एक इस चुनाव में जो और भी खबरें मुझे मिल रही है देश में, तो ओबीसी फैक्टर एक अंडर करंट के रूप में काम किया है। जिस सवाल को राहुल गांधी ने उठाया, जिस सवाल को तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद उठाते रहे, और पिछली सरकार जो महागठबंधन की थी बिहार में, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, उसने तो पूरा एक रेवोल्यूशन ही खड़ा किया, जिसमें श्रेय लेने की होड़ मची कि तेजस्वी मालिक उस ओबीसी वोट बैंक के कि नीतीश कुमार। तो अब उस आधार पर ये ओबीसी वोटरों का एक ट्रेंड देखने में आया। लेकिन एक बात और सुनाई दी
और वो ये कि जैसे गया की सीट है, तो गया में जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा था कि बहुत कोई मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन आज वोटिंग ट्रेंड जो आया है और जो रिपोर्टर्स जो हमारे मित्र दोस्त हैं कुछ जी, तो वो एक लाइन बस वो बता रहे हैं सेकेंड राउंड में। हाँ, तो एक बात ये भी आई है कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है वो भी है, लेकिन ओबीसी फैक्टर ये हावी हुआ है। अब ये ओबीसी फैक्टर किस तरफ से हावी हुआ है, बीजेपी या एनडीए की तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। दीपक। अच्छा, नहीं, हम आते हैं निवेदिता जी के पास। निवेदिता जी, पहला जो राउंड अभी हम लोग ने किया, जो चर्चा हुई कि वोट का प्रतिशत गिरा, शहरी वोटर बाहर नहीं आए, तो हम लोग ने, आपने भी बहुत कवर किया है चुनाव, हम लोग के साथ हम लोगों ने देखा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे? म्यूट है आप, म्यूट है। हाँ, जी शुक्रिया दीपक जी। अभी आपने जो सवाल उठाया आज के इलेक्शन को लेकर, ये आज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके पहले फरजान साहब या नवेंदु जो बात कह रहे थे कि ये सच में चिंताजनक बात है कि 46.3.6% ही वोटर्स आगे आए। तो ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है। इसको बहुत संजीदगी के साथ और गहरे में जाकर इस बात का आकलन करना होगा कि आखिर इसकी क्या वजह है। पिछला चुनाव अगर आपको याद हो, जब हम लोग सबने मिलकर किया था, तो उस वक्त वोटिंग परसेंटेज काफी था और उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या थी। इस बार महिलाओं की संख्या अभी डिमार्केशन नहीं हुआ है, लेकिन शायद महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा नहीं आई है, जो मुझको सूचना है। तो मुझको लगता है कि एक खास तरह की निराशा भी है लोगों में, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों जनतंत्र के नाम पर जनतंत्र के ऊपर हमले हुए हैं और जिस तरह पूरे के पूरे चुनाव के मुद्दों को खत्म करने की कोशिश की गई है, जिसमें आम लोगों के मुद्दे नहीं, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, जिसमें जो एक बहुत बड़ी बात हुई है इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, उस पर बात नहीं हुई है। और इस तरह की चीजें हैं, इसलिए जनता के बीच ये चीजें हैं कि एक गुस्सा भी है और दूसरा ये कि एक निराशा भी है, दोनों बात है। इसलिए ये इस बार का चुनाव देखने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और नीतीश कुमार जो पिछले दिनों बिहार के अंदर जो हलचल हुई और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बने और उसमें गए, तो इन तमाम चीजों का भी फर्क पड़ा है। इसलिए ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बार जरूर एक नए सिरे से, अब जब रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन जनता इस बार की चुनौती देगी जरूर, क्योंकि जो चीजें आई हैं बाहर से उससे देखना। दूसरा ये भी है कि जो दूसरे घटक दल थे जो इंडिया गठबंधन के, उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे उम्मीदवार नहीं दिए, तो कहीं इससे भी एक निराशा हो सकती है। हालांकि हम जो आज औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान हुआ है और 7903 बूथों पर मतदान हुए, 38 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के 6 और राज्य स्तर के 5 उम्मीदवार थे और 13 निर्दलीय। तो और 63% जो है संवेदनशील बूथ थे। तो अगर हम इस तरह से देखें कि इस चुनाव के नतीजों से हमारा राजनीतिक जो पहलू है वो खुलकर अभी आने को बाकी है। बाकी चुनाव के बाद हम शायद उसको एनालिसिस कर पाएंगे, लेकिन ये जाहिर तौर पर ये बात सिर्फ गर्मी की नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे वोटर्स जो हैं वो नाराज हैं। जिस तरह से राजनीति की जा रही है, जिस तरह से आम आदमी के मुद्दों को गायब किया जा रहा है, जिस तरह से आम आदमी के मुद्दों को गायब कर सिर्फ धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति की जा रही है, ये नाराजगी की एक बड़ी है। आज मैं खाली एक स्टैटिस्टिक्स बता दूं
ये जो 4 जगहों पर चुनाव हो रहा है उसमें करीब 38 उम्मीदवार हैं और 76,01,650 मतदाता है, जिसमें आपने अभी जैसे कहा कि महिलाओं ने अच्छी भूमिका अदा की है, तो 39,63,000 पुरुष मतदाता है और 36,38,000 महिला मतदाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव का ट्रेंड आपने सबने बताया, तीनों ने जो बात की, तो ये जो हॉटस्पॉट की स्थिति, सही मुद्दों को नहीं लाना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को भटका देती है, और हमारे कुछ मीडिया में भी कुछ ऐसी बातें चलती हैं जिससे आदमी जनता भटक जाती है। गर्मी का मुद्दा मैं नहीं मानता, जैसे भी फैजान भाई ने कहा कि बहुत इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ती थी और हम लोग निकलते थे और बड़ी बड़ी कतारें लगी रहती थी, लोग ये करते थे। शहर में वोट कम पड़ा है, इसका क्या असर होगा, इसका क्या आउटपुट होगा, फैजान भाई आप बताएं। देखिए, मैंने अभी जो पहले कहा, मैं फिर उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि अब ये 4 सीटों का नतीजा जो भी हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि हमारे आधे से ज्यादा वोटरों ने इसमें वोट दिया ही नहीं है, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं, उनका कोई रोल नहीं है। ABCD कोई भी इलेक्ट हो जाए, वो कह सकते हैं कि साहब ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया या हमने तो वोट में हिस्सा ही नहीं लिया। ये एक खतरनाक स्थिति ये इसलिए भी बन रही है कि अगर आप वोटिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका डेमोक्रेसी पर कुछ ईमान या वो भरोसा जो है वो डगमगाया है या कम हुआ है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पहले हम लोग देखिए, इलेक्शन कमीशन हो या और दूसरी भी संस्थाएं हैं जो इलेक्शन से पहले इस तरह की कोशिशें करती हैं कि भाई वोटरों को ज्यादा से ज्यादा रिझाया जाए, उनको आगे लाया जाए, उनको बुलाया जाए, उनको पोलिंग बूथ पर लाया जाए, उनसे वोट दिलवाया जाए, लेकिन ये कोशिशें बहुत कामयाब नहीं होती दिख रही हैं। कम से कम बिहार में, बंगाल में 78%, 80%, साउथ इंडिया में 80% वगैरह पोलिंग हो जाती है। बिहार में तो मतलब 55-56% से आगे बढ़ती ही नहीं है पोलिंग कभी भी। मुझे लगता है कि शायद पिछली बार जो चुनाव की वोटिंग थी वो 54% वगैरह समथिंग थी। आज का जो 6 बजे का जो एवरेज है वो 48.23% है, 48.23% है आज। बताइए। तो ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। अगर उसमें भी कहा जाता है कि हो सकता है कुछ माइनस प्लस इसमें हो और आगे चल के तो बहुत जाएगा, तो 50% एवरेज जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 50% का मतलब ये हुआ कि आधी आबादी ने वोट नहीं किया है, सिर्फ आधी आबादी ने ही वोट किया है। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड बहरहाल है, और मुझे लगता है कि इसको सही करने के लिए या इसको बेहतर बनाने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज ये काम नहीं कर सकती है। ये जो भी है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो या जो रिफॉर्म करने के लिए जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये काम कर सकते हैं, मीडिया ये काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत समय लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि चुनाव होने वाला है और 1 महीना पहले से आप अगर एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए कि वोटर आ जाएंगे, तो ये वोटर इस तरह से आने वाले नहीं है। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये एक बड़ा लेसन है कि भाई आप जो कैंडिडेट लाते हैं, कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए चुनाव के समय क्या होता है, एक आदमी को टिकट ए पार्टी से नहीं मिला, वो तुरंत भाग के बी पार्टी पे चला जाता है, बी पार्टी ने भी अगर नहीं दिया तो सी पार्टी में चला जाएगा, और कहीं ना कहीं तो उसको टिकट मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो 2 दिन 3 दिन में 2-3 पार्टियां बदल ले, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको टिकट कहीं ना कहीं मिल जाता है, वो कैंडिडेट भी बन जाता है, वो खड़ा भी हो जाता है। ऐसे कैंडिडेट पर जनता क्यों भरोसा करे और किस लिए भरोसा करेगी, कैसे करेगी भरोसा? आज ऐसा भी हो रहा है कि 5 साल तक आप एक पार्टी की MP रहे, टिकट नहीं मिला, आप तुरंत एक राइवल पार्टी में चले गए। ये राइवल पार्टी में आप चले गए और राइवल पार्टी से अगर आपको टिकट मिल गया तो फिर आप पहली वाली पार्टी को खड़े होकर गाली दीजिएगा
और जिस पार्टी को आप 5 साल तक गाली देते रहे उसकी प्रशंसा कीजिएगा और आप चाहिएगा कि जनता आपको वोट दे। आपको वोट क्यों दे जनता? तो इस तरह के सवाल बहुत पैदा हो रहे हैं। जी जी। अब हम आते हैं नवेंदु जी के पास। नवेंदु जी, आप ये बताइए, ये कम वोट होना और लोगों का उत्साह में कमी होना, इसका कोई पॉलिटिकल एंगल है? मुझे लगता है कुछ अंडर करंट कुछ बातें हैं और कुछ लगता है कि कोई नया संकेत तो नहीं दे रहा है ये चुनाव। ये जनता जो है जो खुलकर नहीं निकल रही। ये कहा जाता है कि शहरी इलाकों में जहां वोट कम हुआ है वहां एनडीए के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर एक्टिव नहीं है और ग्रामीण इलाकों में जहां कहा जाता है कि महागठबंधन के लोग ज्यादा होते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए दीपक जी, ये मामला तो ठीक ही है, फैजान साहब जो बता रहे हैं। अब जरा सा ये बात तो है ही कि उम्मीदवार जो हैं, या फिर बिहार में अगर बात करें तो अभी सारे देश को थोड़ा हटा दिया जाए, प्रोग्राम भी हमारा बिहार पर ही फोकस्ड है, तो बिहार की 4 सीटों पर ही बात कर ली जाए। मुझे लग रहा है कि बहुत कयास लगाने से बेहतर है कि हम लोग फैक्चुअली बात करें। और वो 4 सीटें जो हैं, तो आप देखिए, जो अभी फैजान जी भी कह रहे थे या निवेदिता भी कह रही थी, उम्मीदवार कौन कौन है बिहार में। एक तो यह है कि पिछले दिनों जो पूरा प्रकरण हुआ, देखिए नीतीश कुमार बिहार के एक ब्रांड फेस थे और नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की इस तौर पर कहिए कि उसका महिमा मंडन होता था कि कुछ भी हो, एक नीतीश कुमार चेहरा है। लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारते 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 इस बार वो जिस तरीके से एक बिट्रेयर की तरह से, एक विश्वासघाती के तौर पर, जो कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बनकर आए और फिर क्या क्या भाषण दिया और उन्होंने तुरंत पलटी मारा ऐसा कि चले गए मोदी के शरण में। तो ये जो चरित्र का जो क्षरण हुआ, ये एक तरह से कहिए कि चरित्र का पतन हुआ। ये चरित्र का पतन, इसमें बहुत सारे वैसे लोगों को जो कि राजनीति में थोड़ी बहुत ही सही सुचिता या छवि के एक परसेप्शन को लेकर के सोचते विचारते हैं, वैसे लोगों को धक्का लगा है। और उस धक्का लगने के बाद फिर देखिए कि पूरा बिहार में जो गठबंधन बना है एनडीए का, उस एनडीए के गठबंधन में सारे बेवसूली जो है, बेफजूल का गठबंधन हुआ। और वो सारे नेता एक दूसरे को जो गाली दे रहे थे, सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के खिलाफ पगड़ी बांधकर कि हम गिरा देंगे, चिराग पासवान जो नीतीश को कहे थे कि पागल हो गया है मुख्यमंत्री, ये सारे लोग, और नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी को गाली दे रहे थे, या अमित शाह जिस तरह से कह रहे थे कि नीतीश को आने का दरवाजा बंद है, तो ये सारा कुछ, लेकिन अचानक जो है सब जो है वो एकदम जैसे नहा के एकदम कि आओ दोस्त, आओ साथी करते हुए सब गठबंधन बना लिए। तो जनता तो देख रही है ना, तो जनता को इससे निराशा होती है। अब आज 4 सीटों की बात कीजिए आप, 4 सीटों पर कौन कौन लोग खड़े हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो जरा सा देख लीजिए, जमुई में चिराग पासवान किसको लड़ा रहे हैं? अपने जीजा जी को लड़ा रहे हैं, अरुण भारती को। वो खुद लड़ रहे हैं, हाँ, जीजा जी के लिए और खुद लड़ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि आज जो है वो सबसे बड़ा आरोप निकल कर आया है, और जो महबूब अली कैसर है जो एलजेपी के सांसद हुआ करते थे, तो उन्होंने खुले तौर पर लगाया है ये आरोप कि पैसा लेकर चिराग पासवान ने टिकट बांटा है। और ये बातें इस चुनाव में ज्यादा दिखाई दे रही हैं कि पैसा लेकर टिकट बांट रही है पार्टियां। तो अब देखिए जमुई का मामला ये है, तो अरुण भारती वहां उम्मीदवार है, तो किसको रुचि है? अब अरुण भारती के मुकाबले अभी हम बात करेंगे अगर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की, तो उनके मुकाबले में जो है वो है आपको अर्चना रविदास हैं। तो अर्चना रविदास एक नया चेहरा है, तो उस आधार पर जो है वो बिल्कुल उसको कोई लेकर विवाद नहीं है। गया में आ जाइए, जीतन राम मांझी दलित चेहरा है, लेकिन उनका कोई ठीक ठिकाना रहता है? ये बताइए। वो खुद जो है नीतीश कुमार उनको गालियां देते हैं, सदन में गाली देते हैं। मांझी आकर के बाहर बीजेपी के विधायकों के साथ जो है रोते रहते हैं कि साहब हमको गाली दिया, उन्होंने अपमानित किया, दलित अपमान किया। तुम तक तड़ाक जो है वो नीतीश कुमार करते हैं कि इसको कुछ बुझाता है, ये बेवकूफ है, इस तरह की बात। और वो आदमी फिर नीतीश उसके प्रचार में जाते हैं।
तो ये क्या रह गया, कोई वैल्यू रह गया जो राजनीतिक मूल्य हैं? नैतिकता की बात छोड़ दीजिए, कुछ जो पॉलिटिकल वैल्यू जो होते हैं कि आप मतदाता को भी कह सके कि भाई तुम इस कारण से हमको वोट दो, तो वो नहीं रहे हैं। वहां पर देखिए मजबूत उम्मीदवार गया में लेकिन है महागठबंधन का, और वो मजबूत सर्वजीत जो है, सर्वजीत विधायक भी रहे हैं, बोधगया से है, और उस लिहाज उनके पिताजी राजेश कुमार जो है सांसद रहे हैं, तो उस लिहाज से एक वहां पर टक्कर था। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि वोट जो शहरी वोटर हैं वो नहीं निकले, जो मैं कह रहा हूं कि अगर एनडीए का ये चुनाव है, आएगा तो मोदी ही का चुनाव है, अगर जो एनडीए का स्लोगन है, तो उस आधार पर तो वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपको एक बात बताऊं दीपक जी कि 4 बजते बजते एक हवा उड़ी है सारे पैसे बूथों से कि क्या रहा भाई, ट्रेंड क्या रहा? तो चूंकि ट्रेंड तो वोट प्रतिशत का कम रहा, लेकिन तो वोट किसको पड़ा? तो ये एक हवा उड़ी है कि और कुछ तो नहीं पता, लेकिन मोदी के फैक्टर जो है अंदर अंदर काम किया है, मोदी फैक्टर काम किया। अब ये मोदी फैक्टर का एक हवा उठाई गई है इन 4 क्षेत्रों में बूथों से। अब मुझे नहीं लगता है कि अगर मोदी फैक्टर है तो फिर तो वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। तो ये एक बड़ा रहस्यमय है। तो एक उम्मीदवारों का पंगा है, और उसी तरीके से अगर आप देख लीजिए तो एक आपको नवादा में, तो नवादा में विवेक ठाकुर हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं, तो जो वंशवाद पर आरोप करती रही है बीजेपी, तो उस पुत्र एक लड़ रहे हैं चुनाव वहां पर। तो देखिए जनता इस बार बहुत पशोपेश में, इसीलिए मैंने कहा कि जो कतारें दिखाई दी हैं वो वोट प्रतिशत में मुझे नहीं लग रहा है कि वो मोदी के वोट उस तरीके से पड़ते हैं। ऐसे मोदी के वोट इतने कमजोर ढंग से नहीं पड़ते हैं जो 2014 और 19 में देखने में आया। 19 में मैं कम से कम 16-17 लोकसभा क्षेत्रों को घुमा था, और वहां मैंने देखा था कि कैसे जब सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा जैसी बातें हुई थी तो कैसे कतारें बढ़ गई थी और मोदी के पक्ष में वोट हो रहे थे। हालांकि इस बार मुद्दा नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिया गठबंधन के भी उम्मीदवार, जो निवेदिता ने कहा एक बात कि उसके उम्मीदवार भी प्रॉपर ढंग से कहीं कहीं सही नहीं है। प्रयोग किया है उसने, जैसे औरंगाबाद का क्षेत्र, सुशील सिंह विधायक हैं तो क्षत्रिय किलाबंदी है, क्षत्रिय किलेबंदी में एक नया प्रयोग किया है आरजेडी ने कुशवाहा, अभय कुशवाहा के जरिए। लेकिन शायद ये बताया जा रहा था वहां पहले भी कि निखिल कुमार को टिकट मिलता तो शायद इस बार इंडिया गठबंधन को लीड मिल सकता था। लेकिन एक नया प्रयोग है, और मैंने एक बात कही है कि कुशवाहा का प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का, लेकिन कुशवाहा के ज्यादा टिकट जो है महागठबंधन इंडिया और आरजेडी बांटे हैं। तो इसलिए एक ओबीसी फाइट है इस बार चुनाव में, और बिहार के चुनाव में खास तौर पर। और ये शायद मुझे लग रहा है अंडर करंट होगा। ये किसको फायदा पहुंचाएगा? देखिए औरंगाबाद की सीट पर भी इसी तरह की स्थितियां सामने आई हैं, रिपोर्ट भी इसी तरह की आई है। तो ये एक है, तो मिला जुला के देखिए इसके बहुत राजनीतिक मायने हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। मौसम का सिर्फ मामला नहीं है, मौसम गर्म जरूर रहा है इन चारों क्षेत्रों में, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात है कि इसके राजनीतिक मायने हैं। कुछ नया हुआ है इन 4 सीटों पर पहले चरण में, और देखना होगा कि दूसरे चरण में तब तक चीजें छन कर आएगी तो हम लोग भी कहने की स्थिति में होंगे कि हुआ क्या है। लेकिन कुछ कुछ खास हुआ है। जी दीपक। निवेदिता जी, आप कंक्लूड इनकी बातों का जो उन्होंने कहा। मैं जो समझता हूँ कि देखिए जिस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ वोट कम हो रहा है। जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार, देखिए ये मैं नहीं कहता कि बीजेपी के उम्मीदवार नवादा में भी थे और औरंगाबाद में भी थे, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरे पार्टियों के लिए खुलकर नहीं आ रहे, और वो खुलकर वोट नहीं, ट्रांसफर ऑफ वोट, अंडर करंट दो चीज जरूर चल रहा है। एक तो तेजस्वी यादव का रोजगार अंडर करंट है, और मोदी का भी अंडर करंट कुछ है, राम मंदिर का हल्का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सीधे वैनिश से नहीं है। तो निवेदिता जी आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, मैं भी लगातार जो आप नवेंदु जी, चाहे फैजान जी, और आप जो बात कह रहे हैं उससे मेरी लगभग सहमति है।
कि दरअसल मेरी चिंता ये नहीं है कि वोट किसके हिस्से में पड़ा या नहीं, ये अभी आकलन करने का बहुत हमारे पास कोई ऐसा जरिया भी नहीं है कि हम कह सकें कि ये एनडीए के पक्ष में पड़ा या इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ा। लेकिन ये रुझान ये जरूर दिखाता है कि लोगों में उत्साह नहीं है, और ये जरूर दिखाता है कि जनतंत्र को इससे बड़ा नुकसान, ये जरूर दिखाता है कि सभी राजनीतिक दलों ने जिस तरह अपने उम्मीदवारों का चयन किया उस पर आम लोगों का, जनता का बहुत भरोसा नहीं। और ये जो आमतौर पे हम जनता को मूर्ख समझने की गलती कर लेते हैं, या हम समझते हैं कि जनता इन बातों को नहीं समझती है, तो बहुत माइन्यूटली जनता इन चीजों को देखती है। और जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये लगातार हल्ला कर रही है कि भाई उनके पक्ष में चीजें चल रही हैं, तो कहीं पक्ष में आने की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दिख रही कि कोई बहुत, अगर जो बात आपने या नवेंदु ने सबने कही कि अगर सच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता होती तो वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ता। लेकिन अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि किसके पक्ष में वोटिंग गया। हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, अगर भारतीय जो चुनाव पैटर्न को बचाना है, तो इसके लिए राजनीतिक दलों को समझना होगा और जिन मूल्यों की हम बात करते हैं और समाज में उन मूल्यों के साथ चलना होगा। जैसे नवेंदु जी ने कहा कि राजनीतिक दलों का ठिकाना नहीं है कि आज उम्मीदवार इसमें है, कल उसमें है, और ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि आपके यहाँ से अगर कोई निकला है तो कोई और नहीं अपने यहाँ उसको शामिल करे। कोई भी पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है उनका, वो दिखता नहीं है। और अब देखें कि महिलाओं को लेकर भी कोई मुद्दे नहीं रहे। हर बार जो महिलाएं राजनीति में, खास तौर पे वोटिंग पैटर्न में बहुत बड़ा उनका हिस्सा रहता था, इस बार वोटिंग पैटर्न में उनके भी उत्साह की कमी थी, क्योंकि महिलाओं का कोई मुद्दा ही नहीं। उनके ना बजट का मुद्दा है, उनकी महंगाई का मुद्दा जो महिलाओं की को सबसे ज्यादा मार पड़ी है, तो उनके लिए भी ये जनतंत्र जो है उससे आगे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। ये जरूर है कि अगला चुनाव हम लोग देखें, अगले इसमें जब बाकी में होता है कि किस तरह जाता है, क्या लोगों का रुझान है, किस तरह का रुझान है। इस बार कुछ क्लियर नहीं क्या कहा जा सकता है, ये जरूर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों को इससे सीख लेनी चाहिए और उनको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। नहीं तो हमारे जिस तरह के मुद्दे दिए गए हैं, राम मंदिर सिर्फ मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने सोचा था कि इसको हम भुना लेंगे, लेकिन मेरी जिन लोगों से बात हुई, ये मुद्दा वो भुना नहीं पाए हैं। राम मंदिर का मुद्दा उस समय से सबसे बड़ा मुद्दा उनकी रोजगार का है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो बन के आया है विश्वसनीयता का। ये दोनों मुद्दा, तो मेरी यही समझ है कि इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं। बहरहाल आज जो चुनाव हुए, जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, जो भी हम लोगों की राय थी, राय बहुत छनकर सामने आएगी, मगर जहां भी मुकाबला है बहुत कांटे का है। और जो मुकाबला औरंगाबाद में है, जो मुकाबला नवादा में है, और जो मुकाबला गया में है, और जो मुकाबला जमुई में है, ये कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि एक तरफा चढ़ के मुकाबला है, मुकाबला कांटे का है। नवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। मिनट, एक बात सिर्फ रह गई थी जो हम लोग अनुमान नहीं लगा रहे, कयास नहीं लगा रहे हैं, जो चीजें जितनी जानकारी मिल रही है उस आधार पर एनालाइज कर रहे हैं। तो देखिए अभी अभी चीजें कुछ और छन के आई है मेरे तक। तो एक बात है दीपक जी की, और मुद्दों के अलावा ये जो एक मशक्कत जो है ना वोट ट्रांसफर को लेकर के भी इस चुनाव में हो रहा है, और ये मतदान में आज जो है ये वोट ट्रांसफर का इशू भी सामने आया, खासतौर पर नवादा क्षेत्र में, औरंगाबाद के क्षेत्र में और जमुई के क्षेत्र में। तो ये एक जो मैंने कहा था ना कि आपको कि जो कल गाली दे रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, जो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे, वो मिल गए नेता। लेकिन जिन कतारों ने, जिन आधारों ने जनता के या वोटरों के
कि भाई हम अब बीजेपी अब स्वतंत्र रूप से खड़ी होगी, अब नीतीश कुमार को के तरफ नहीं जाएगी, तो वो फिर नीतीश कुमार का वोट या फिर बीजेपी का वोट जो है नीतीश कुमार में, जेडीयू में, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसी तरह से चिराग पासवान और जेडीयू के वोटों का भी प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांसफर होने की। तो कुछ संकेत इसके भी मिल रहे हैं आज के मतदान में, ये और पुष्ट होकर आएंगे तो कुछ और बात की जा सकती है। बहुत धन्यवाद। अब आज हम इस सार्थक बहस का अंत कर रहे हैं क्योंकि समय हो चुका है। हम हर एक दिन सोमवार से शुक्रवार तक बेबाक लाइव बिहार और द इंडियन पोस्ट और स्वराज मीडिया एक साथ आते हैं। फिर 8:30 बजे एक नेशनल चैनल, नेशनल प्रोग्राम भी इसका होता है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अंबिकानंद सहाय जी, लगता है कुछ टेक्निकल बाधा आ गई इसलिए वो हट गए, और हम आप लोगों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। दीपक कोचरे का नमस्कार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।